हमारा आज का वीडियो ना थोड़ा अलग होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाएं, किस तरीके से ज़्यादा रिटर्न हमें मिलने लगे। आज हम एक स्टोरी की बात करेंगे, आज हम एक रियल सिचुएशन की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल के आसपास है, कुछ 35 से 40 हजार रुपए के आसपास आपकी मंथली सैलरी आती है और आपके पास मोटी ईएमआई जा रही है। मान के चलते हैं 19,000 या 20,000 रुपए ईएमआई जा रही है। कैसे चलेगा, कैसे मैनेज करेंगे? महीने के आखिरी में किसी भी तरीके की पैसे बचते ही नहीं है, अकाउंट में ही पैसे नहीं बचते। कैसे मैनेज करें? क्या इस समय हमें टूट जाना चाहिए? क्या इस समय हमें बिल्कुल डिमोटिवेट होना चाहिए? तो आंसर है नहीं, हमें इसमें से कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी समझते हैं। एक लड़के की कहानी है, वो 25 साल का है। मान लो कि वो बिहार में जन्मा हुआ है और उसने कहीं से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद वो कोई जॉब कर रहा है। 25 साल की एज है तो बहुत ज़्यादा आज के समय में उसकी सैलरी नहीं होगी। उसकी सैलरी 38,000 रुपये आज के समय में है, लेकिन उसकी ईएमआई चल रही है, 19,000 रुपये की ईएमआई चल रही है। आज की डेट में उसके पास पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी नहीं है कि केवल आपको घर पे थोड़े से पैसे भेजने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि उसके पेरेंट्स भी डिपेंडेंट हैं, उसकी मदर भी डिपेंडेंट है। मान लेते हैं उसकी शादी आज की डेट में नहीं हुई है, या हो सकता है उसकी शादी हुई भी हो, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। अब 25 साल की एज में जब हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, अब मुझे मीडियोकर लाइफ जीनी है, पूरी जिंदगी इसी तरीके से स्ट्रगल करना है। चलिए थोड़ा सा स्टोरी में जो कैरेक्टर है हमारा अमित, उसका हम एक रियलिटी चेक करते हैं। उसकी सैलरी टोटल आ रही है 38,000 रुपए। उसका पीएफ कट रहा है करीब 4,000 रुपए के आसपास। अब उसके एक्सपेंसेस ऐसे है कि रेंट और फूड मिला के 6,000 रुपए किसी तरीके से वो 6,000 में मैनेज कर रहा है। पेट्रोल उसका जा रहा है करीब 2,500 रुपए का ऑफिस आने जाने में। फोन बिल और कुछ टीवी के रिचार्ज, इस तरीके की चीजें मान के चलते हैं 1,500 रुपए। जिम 1,000 रुपए जा रहा है और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर पे कुछ पैसे भेजने हैं। इन सारी चीजों को मिला के करीब उसके 15-16 हजार रुपए खत्म हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर 15-16 हजार रुपए खत्म हो जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? उसकी टोटल 4 ईएमआई चल रही है। पहली ईएमआई 6,800 रुपए की है हर महीने। अब मान के चलते हैं इसमें कुछ समय बचा हुआ है, जैसे 8 महीने या 10 महीने अभी ये लोन खत्म होने में बचा हुआ है। दूसरी ईएमआई जा रही है 3,000 रुपए में, जो 1 महीने में खत्म होने वाली है या 2 महीने में खत्म होने वाली है। तीसरी ईएमआई जा रही है 4 महीने में, जो भी लंबा समय बचा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 साल बचा हुआ है या 1.5 साल बचा हुआ है। इसके अलावा 4,000 रुपए उसने एक पर्सनल लोन लिया था, उसकी ईएमआई जा रही है। और 50,000 रुपए उसने किसी से ब्याज पे पैसे उठाए थे, जो प्राइवेट लोन देने वाले लोग होते हैं, वहां से पैसे उठाए थे। तो उसका पैसा 1,500 या 2,000 रुपए इंटरेस्ट और 1,500-2,000 रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से जा रहा है। तो मोटा मोटा उसकी टोटल ईएमआई करीब 20-22 हजार रुपए के आसपास जा रही है और 15,000 रुपए के आसपास टोटल उसके जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे वो जा रहे थे। उसके पास बचत के नाम पे महीने में 2,000, 2,500, किसी महीने 3,000 रुपए इतना बच जाता है। अब ये 2,000, 2,500, 3,000 रुपए भी सेव नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कभी कोई चीज आ गई, कभी घर का आरओ खराब हो गया, कभी बाइक खराब हो गई, कभी बाइक की सर्विसिंग करनी है, कभी पापा की मेडिसिन लाने हैं। इस तरीके से वो 2,000-2,500 रुपए भी खत्म हो जाते हैं। तो होता यह है कि उसका महीने का आखिरी जो होता है, उसकी सैलरी अगर आप मान लो 38,000 रुपए आती है तो उसका खर्चा 39,000 रुपए होता है। हमेशा 500 रुपए, 1,000 रुपए ज्यादा ही होता है। इसके पहले की जो लोन उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो लोन भी इसी तरीके से चढ़े हुए हैं कि 1,000-500 करते करते जब वो 20-25 हजार रुपए हो जाता है तो कहीं से इसने लोन ले लिया। अब वो एक नई ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। ये प्रॉब्लम केवल अमित की नहीं है, ये प्रॉब्लम हम में से बहुत सारे लोगों की है। सिमिलर सी सिचुएशन हो सकता है आपकी 4 ईएमआई नहीं चल रही हो, 2 ईएमआई चल रही हो, 3 ईएमआई चल रही हो, किसी की का ईएमआई अमाउंट ज्यादा होगा। बट मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो आपकी सैलरी है उसका एक मेजर पार्ट, बड़ा पार्ट हमारी ईएमआई में चला जा रहा है।
दूसरों के पैसे देने में चला जा रहा है। हम आज की डेट में जो कमा रहे हैं वो इसलिए नहीं कमा रहे हैं कि हमारा आज स्ट्रांग हो जाए, आज हमारा अच्छा हो जाए। हम इसलिए कमा रहे हैं ताकि हमने जिसके उधार लिए हैं उसको चुका पाए, उसको पैसे दे पाए। इसमें 2-3 चीजें हैं, 2-3 प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है। जैसे एक इमरजेंसी फंड ना होना, ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है। जब भी आपके पास किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज आती है ऐसी जहां पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो हमेशा इशू होता है। देखो, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि ईएमआई जा रही है ज्यादा, हमारी जो सैलरी है उसका ज्यादा पार्ट ईएमआई में चला जा रहा है। बट ईएमआई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इमरजेंसी फंड का ना होना, प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का बैकअप ना होना, प्रॉब्लम है हमारे घर में किसी और तरीके का सपोर्ट ना होना, प्रॉब्लम है हमारा कोई सेकंड इनकम ना होना, प्रॉब्लम है हमारे पास किसी भी तरीके का सिस्टम ना बना होना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन से निकलेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा, अगर मान लो आपके पास 500 रुपये बच रहे हैं, 1000 रुपये बच रहे हैं, 2000 रुपये बच रहे हैं, कोई भी अमाउंट बच रहा है, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना है, उस पैसे को किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, उस पैसे को एसआईपी में नहीं डालना है, किसी तरीके के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पैसे नहीं बढ़ाने हैं, राइट। 2 स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करेगी। स्टेप 1 पे 2 चीजें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग इमरजेंसी फंड बनाएंगे। अब इमरजेंसी फंड कैसे बनाएंगे? जैसे अभी मैंने जो स्टोरी सेटअप किया, स्टोरी लिया, उसमें अमित की एक ईएमआई जो 3000 रुपये हर महीने की चल रही है वो अगले महीने खत्म होने वाली है, राइट। कभी ना कभी खत्म हो रही होती है। जब उस समय पैसे ईएमआई खत्म होगी तो वो 3000 रुपये से हम कुछ नया नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम किसी भी तरीके नहीं करेंगे। हम अगले 6 महीने, अगले 10 महीने, अगले 1 साल वो 3000 रुपये लगातार ऐसे फंड में डालेंगे जो हमारा इमरजेंसी फंड बनाए। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए हमें नॉर्मली लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स, इसमें जाना चाहिए। किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए जहां पर कभी म्यूचुअल फंड वो नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। डेट फंड्स जो होते हैं, जो लिक्विड फंड्स होते हैं, उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें आपको ऑलमोस्ट एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, जब आप चाहे पैसे निकाल सकते हैं। हमें वो ऑप्शन चूज करना है इमरजेंसी फंड के लिए। ये 3000 रुपये हम किसी भी तरीके से खर्च नहीं करेंगे। ज्यादातर आपके जो लोन्स होते हैं, आप लोन क्यों लेते हैं? थोड़ा सा पॉज करो, खुद सोचो, अपने लिए सोचो, अपनी सिचुएशन सोचो। जब भी आपने लोन लिया था, क्यों लिया था? या तो किसी तरीके की इमरजेंसी आ गई थी, या कोई एक लोन खत्म करना था, मतलब कहीं से पैसे उधार लिए थे, किसी दोस्त से लिए थे, किसी रिलेटिव से लिए थे, उसको पैसे वापस करने थे। नॉर्मली तीसरा रीजन नहीं होता। आपने किसी से पैसे लिए, थोड़े थोड़े पैसे करके 5000, 2000, 10000 एक्यूमुलेट करके वो 30000 रुपये हो गए, 35000 रुपये हो गए, 50000 रुपये हो गए। आपने एक पर्सनल लोन ले लिया, ये लोन आपका बन जाता है। और जब एक लोन बन जाता है, ईएमआई चलने लगती है, तो मल्टीपल लोन्स बन जाते हैं, मल्टीपल ईएमआई चलने लगती है। दूसरी चीज होती है, सडन कोई चीज आ जाती है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ गई, बाइक खराब हो गई, है ना, घर में कुछ ऐसा टूट गया, फूट गया, या कोई ऐसी चीज हो गई, छोटे भाई का पैर टूट गया, कोई भी ऐसी चीज होगी, उस समय सडनली आपको जरूरत होती है, तब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। इन दोनों सिचुएशंस में इमरजेंसी फंड काम आता है। इमरजेंसी फंड ज्यादातर लोग बहुत ही अंडररेटेड समझते हैं, इमरजेंसी फंड पे काम नहीं करते, इमरजेंसी फंड बनाते नहीं है कभी भी। हमेशा आपको इमरजेंसी फंड बनाकर रखना है। और ये इमरजेंसी फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी फंड केवल इमरजेंसी के लिए है। एक चीज आप अपने दिमाग में थोड़ा सा समझो, इमरजेंसी फंड केवल इमरजेंसी में काम नहीं आता, ये आपके वेल्थ को भी प्रोटेक्ट करता है। ये जो आपकी सेविंग्स है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उसको भी सेव करता है। आगे बताऊंगा कैसे। अब देखो, आपके पास जितने भी पैसे बच रहे हैं ना, जैसे अभी आपकी एक ईएमआई खत्म हो रही है 3000 रुपए की, तो आपने उससे इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट कर दिया।
इमरजेंसी फंड जब आपका बन जाए, जैसे 6 महीने का, मान लो 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, कुछ भी इमरजेंसी फंड जितना आपने सोचा है उतना बन गया, उसके बाद हम उसको इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, या कोई और लोन खत्म हो रहा है तब इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, या अगर आपने जॉब स्विच कर ली अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वहां पर भी आपके कुछ पैसे बनेंगे, कुछ इंक्रीमेंट होकर मिलेगा, कुछ थोड़ा सा पैसे ज्यादा मिलेंगे। अभी सैलरी 38,000 रुपये है, हो सकता है आपकी सैलरी 45,000 रुपये हो जाए, 50,000 रुपये हो जाए। वहां पर हमें उसको इन्वेस्टमेंट में डालना है। इन्वेस्टमेंट में डालने के लिए 3 चीजें हैं। पहली चीज हम करेंगे, हम लोग निफ्टी 50 या निफ्टी 500 किसी इंडेक्स फंड में डाल देंगे। इंडेक्स फंड में डालेंगे, बहुत ज्यादा लालच नहीं करेंगे। दूसरा, उसका थोड़ा सा पार्ट, जैसे मान लो आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1,500 रुपये हमने निफ्टी 50 में डाल दिया, बाकी जो 1,500 रुपये बचे उसमें से 1,000 रुपये मैं लार्ज कैप के फंड में या फ्लेक्सी कैप के फंड्स में डाल दूंगा, और 500 रुपये जो बचे वो मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मार्केट में नहीं, शेयर मार्केट में नहीं, अपने ऊपर। जब मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो हम में से ज्यादा लोग समझते हैं कि चलो थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, थोड़ा मजे कर लेते हैं। देखो, आपको जो पार्टी करनी है, मजे करने हैं ना, वो आपके महीने के रेगुलर एक्सपेंसेस में से बचा के करने हैं। अभी आपकी सिचुएशन वैसी नहीं है। अभी आपको क्या करना है, वो 500 रुपये, 1,000 रुपये, 200 रुपये जो भी आप बचा पा रहे हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, कुछ सीखने में, कुछ लर्न करने में, कुछ स्किल सीखने में। एक चीज हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि 500 रुपये, 1,000, 2,000 रुपये बचा करना आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे, आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे, इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं कर पाओगे। हम केवल और केवल अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो प्लान्स बता रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल अपना बेस मजबूत करने पे है। इसका पूरा का पूरा फोकस केवल अपने प्लेटफॉर्म को, अपना जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने पर है। आपको स्किल पे फोकस करना है। आपको 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, जो भी अमाउंट, उससे कौन सा बेस्ट कोर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि अब आजकल चीजें ऑनलाइन मिल जाती हैं, एक्सेल के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, है ना। आप कोडिंग अच्छा सीख सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हो, उसमें आप पैसे लगाना चाहते हो। मान लो कोई सर्टिफिकेशन 5,000 रुपये का है तो 500 रुपये, 1,000 रुपये थोड़े थोड़े बचाएंगे, 2 महीने 3 महीने, फिर वो सर्टिफिकेशन कर लेंगे, या कोई कोर्स ले लेंगे एक्सेल का, मार्केटिंग का, AI का, प्रॉम्प्टिंग का, चैट जीपीटी का, अलग अलग तरीके के। और इसमें कोई ऐसी स्किल नहीं सीखनी है कि जिससे साइड हसल स्टार्ट हो जाए, साइड बिजनेस स्टार्ट हो जाए, उसके बारे में आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है अभी आपकी जो जॉब है, अभी जिससे आप अर्न कर रहे हो, अभी जिससे आप पैसे कमा रहे हो, उसमें कैसे इंप्रूव किया जाए, उसमें अपनी सैलरी कैसे इंक्रीज कराई जाए, उसमें कैसे बेटर बना जाए, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। कोई ऐसी चीज जो मैं सीख लूं मेरी सैलरी बढ़ जाए, कोई ऐसी चीज मैं सीख लूं मेरी दूसरी जगह पे जॉब लग जाए, अच्छी जॉब लग जाए, इस पे फोकस करना है। देखो, जब हम लोन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल लोन्स हैं, कई सारी EMI चल रही हैं, इसको कैसे खत्म किया जाए, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि सब कुछ बंद करके पूरा का पूरा फोकस लोन पर रखो। नहीं हो पाता है। पूरा का पूरा फोकस लोन पर, कुछ और नहीं करना, जिंदगी बिल्कुल रोक देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करना है, हमें बहुत सी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। जैसे आपके 4 लोन चल रहे हैं, उन 4 लोन में से कौन सा एक ऐसा लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है। जैसे अगर आपने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, मतलब क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उस पे आपने लोन लिया है, तो नॉर्मली उसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होगा, 36%, 40% के आसपास। कैसे भी करके, किसी भी तरीके से उस लोन को पहले खत्म करिए, उस लोन में ज्यादा पैसे डालिए, किसी भी दूसरा एक पर्सनल लोन ले लो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, मैंने खुद का मैंने किया था, मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। कोविड के जस्ट पहले की बात है, कई सारे लोन्स हो गए थे, कई सारी चीजें हो गई थी, 4-5 लोन ऐसे छोटे छोटे हो गए थे, नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि EMI बड़ी हो गई थी, कोई 5,000 का, कोई 6,000 का, कोई 15,000 का, ऐसे करके तो 30-35 हजार रुपए के आसपास EMI जा रही थी। उसमें मेरी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और घर पे पैसे देने होते थे। होम लोन एक एडिशनल ले लिया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो मैंने होम लोन के अलावा बाकी जितने लोन थे, मैंने सोचा कि इसको कुछ करता हूँ। उसमें क्रेडिट कार्ड के 2-3 लोन थे, 1-2 पर्सनल लोन थे, तो 4-5 लोन थे। मैंने एक फ्रेश लोन लिया, एक फ्रेश लोन। कितने अमाउंट का? जो जितना टोटल अमाउंट बचा हुआ था
पांचों लोन मिलाकर जितना टोटल प्रिंसिपल बचा हुआ था, फिर उसमें पेनाल्टी लगती है, फोरक्लोजर चार्जेस लगते हैं, वो सब मिला के जितना अमाउंट हो रहा था उतने का मैंने एक फ्रेश लोन ले लिया 5 साल के लिए। अब कई सारे लोगों को ये लग सकता है कि यार ये तो बहुत ही तुम डेंजरस चीज कर रहे हो, लोन को और बढ़ा रहे हो। हाँ, मैंने यही किया, लेकिन उसका फायदा पता ही क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जो मेरे छोटे छोटे मतलब 5,000, 15,000, 10,000, 7,000 ऐसे करके जो 35-40 हज़ार रुपये की EMI जा रही थी ना, वो मैंने एक लोन लिया 5 साल के लिए और उसकी 15,000 EMI जाने लगी। अब मेरे पास करीब 15 से 18,000 रुपये एडिशनल बचने लगे हर महीने। हाँ, ये लोन लंबा हो गया, कुछ लोन उसमें से 1 साल बचे थे, कुछ लोन उसमें से 1.5 साल या 2 साल बचे थे, कुछ लोन 6 महीने बचे थे, बट मैं नहीं मैनेज कर पा रहा था। बट ये स्ट्रेटजी काम करी। मैंने 5 साल का लोन लिया, 15,000 रुपये के आसपास EMI आई, 15,000 कुछ 100 रुपये या 16,000 रुपये के आसपास। और जो पैसे बचे ना, उन पैसे से मैंने सबसे पहले बनाया इमरजेंसी फंड। उन पैसे से मैंने स्किल सीखी, उन पैसे को मैंने अपने में इन्वेस्ट किया, उन पैसों से मैंने और तरीके बनाए और सिस्टम्स बनाए जिससे मैं और पैसे कमा सकूं। बिल्कुल एग्जैक्टली जिंदगी तभी चेंज होगी जब आप और पैसे बना पाओगे, जब आप और पैसे कमा पाओगे। अब एक रूल मैंने और अप्लाई किया जो मैं आपको बताता हूँ। ये अमित के लिए जो हमने स्टोरी ली थी उसके लिए भी काम किया, मेरे लिए भी काम किया, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी काम करेगा। आप सैलरी स्विच करते हो, आपको बोनस मिलता है किसी भी तरीके से। अब मान लो आपकी सैलरी आज की डेट में 40,000 रुपये है, आप सैलरी स्विच करते हो, आपकी सैलरी 50,000 रुपये हो जाती है, 10,000 रुपये आपको बढ़े। आप जब 40,000 रुपये कमा रहे थे तो किसी तरीके से मुश्किल से आपका महीना चलता था, राइट? तो अब लगता है कि यार चलो 10,000 रुपये और आने लगे, अब मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, अब मैं इन 10,000 रुपये से अपना महीना अच्छे से चला पाऊंगा। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका ये है कि जो 10,000 रुपये आपके बढ़े उसमें से केवल 2,000-3,000 रुपये ही अपने महीने के खर्चे में डालो। 2,000-3,000 रुपये ही महीने खर्चे में डालो। जो आपके वो 7,000, 8,000, 10,000 जितना भी एडिशनल पैसा बच रहा है ना, वो पूरा का पूरा लोन खत्म करने में लगाओ। लोन EMI इकलौती ऐसी चीज है जो ना तो आपको मेंटल पीस में होने देती है, ना ही आपको आगे बढ़ने देती है, ना ही किसी तरीके का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाता है। अब देखो, एक चीज ये समझो ना कि इस पूरी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फैमिली क्राइसिस नहीं है, EMI का बर्डन नहीं है, सैलरी कम होना नहीं है। इस पूरे स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज है सिस्टम का नहीं होना। जब आप सिस्टम से मैनेज करना शुरू कर देते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन से मैनेज करना शुरू कर देते हो, तो आपकी चीजें सही रास्ते पर आने लगती हैं। ध्यान रखो कि एक बार थोड़ा सा सही रास्ते पर आना शुरू हो जाता है ना, उसी लाइन को आगे खींचकर आप बहुत आगे निकल सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मान लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जब आप पैसे के बारे में भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, जिंदगी की सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तब अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और हाँ, हमारी वीडियोस को देखते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू। जय हिंद।